आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे ही बात आती है अनुसूचित जाति और जनजातियों की, तो हम देखते हैं कि यह जो वर्ग है यह आज ही नहीं अपितु सदियों से ही क्या रहा है, यह वंचित रहा है अपने अधिकारों से, साथ ही साथ इसका बहुत ही शोषण हुआ है। ठीक है, देखिए हम पहुंचते हैं अगर हमारे इतिहास में और इतिहास से ही उसे उठाते हैं तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर इतिहास में एक काल हुआ जिसे हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इस वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इस वैदिक काल का भी हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। उसे कहते हैं, एक को ऋग्वैदिक काल और एक को कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में भी समाज में काफी भिन्नता रही है। देखिए यहाँ पर अगर ऋग्वेद काल को हम देखें तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। कैसी व्यवस्था मौजूद थी? वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वह कर्म के आधार पर हुआ करती थी। और अगर इस उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति के आधार पर हुआ करती थी। कैसे होती थी? जाति के आधार पर हुआ करती थी। यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया था अलग अलग जाति को। कैसे कि हम देखते हैं ब्राह्मण हुआ करते थे यहाँ पर, फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर देखिए तो वैश्य हुआ करते थे और यहाँ पर शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, इन 4 वर्गों में यहाँ पर समाज को बांटा गया था। तो यह होता क्या था यहाँ पर कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे इन्हें ही क्या होता था, श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हुआ करते थे, इन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता था। यहाँ पर वैश्य को व्यापार का अधिकार हुआ करता था और शूद्रों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही खराब हुआ करती थी। मतलब ऐतिहासिक काल से ही हम देखें तो इन शूद्रों को क्या करा जाता था, अपने अधिकारों से वंचित किया जाता था, साथ ही साथ इनका बहुत ही शोषण होता था। ठीक है, देखिए इसी के चलते हुए हमारा जब हम आगे पहुंचते हैं हमारा भारत आजाद हो जाता है, लेकिन अभी भी इनकी स्थिति सुधरती नहीं है। ठीक है, आज भी यह जो वर्ग है इनका अपने अधिकारों से वंचन किया जाता है, साथ ही साथ बहुत शोषण भी हो रहा है इस वर्ग का। तो हमारा जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान इन वर्गों के संरक्षण के लिए आरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? आरक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ हमारा भारत का जो संविधान है उस संविधान का एक अनुच्छेद है 338। इस अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का भी प्रावधान किया गया है कि इनके संरक्षण हेतु यहाँ पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भी होगा। ठीक है, तो कैसे यह बनता है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इसके पूरे घटनाक्रम को हम जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर मूल संविधान की हम बात करें, कैसे संविधान? मूल संविधान की। क्यों मूल संविधान क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या? मूल संविधान। तो मूल संविधान का जो अनुच्छेद 338 हुआ करता था वह क्या कहता था? वह कहता था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग होंगे उनके अधिकारों हेतु और उनके अधिकारों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर एक अधिकारी होगा। कौन होगा? एक अधिकारी होगा जो कि क्या करेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने भी अधिकार हैं जो कानून में दे रखे हैं उनका निरीक्षण करेगा और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागृत करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो रिपोर्ट रहेगी वह रिपोर्ट किसको देगा? तो वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इस प्रकार कह रहा था क्या? हमारे मूल संविधान का अनुच्छेद 338। ठीक है, और इसे क्या कहा जाएगा? तो कहा गया था कि इसे कहा जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति का आयुक्त। क्या कहा जाएगा? अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त इसे कहा जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार की चर्चा की गई हमारे मूल संविधान में। लेकिन होता क्या है कि अभी यह आयोग बना नहीं था, फिर कब यह आयोग बनता है इसे हम जानते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर वर्ष 1978 में, कब 1978 में, 1978 में क्या किया जाता है कि इस आयोग का गठन किया जाता है। कैसे? अभी संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है और उसके माध्यम से एक बहुसदस्यीय लेकिन गैर संवैधानिक आयोग, कैसा? बहुसदस्यीय गैर संवैधानिक आयोग, अभी संवैधानिक नहीं बनाया है, ठीक है, गैर संवैधानिक आयोग यहां पर बनाया गया। कब बनाया गया? वर्ष 1978 में बनाया गया। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया जाता है। अभी जो आयोग बन रहा है यह एससी और एसटी दोनों के लिए बन रहा है। ठीक है, फिर होता क्या है कि 1987 में इस आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। अभी इसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। फिर 1987 में इसका नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। क्या रख दिया? 1987 में इसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग इसका नाम कर दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है वर्ष 1990 में, कब? 1990 में 65वां संविधान संशोधन यहां पर किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? 65वें नंबर का संविधान संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विशेष अधिकारी के स्थान पर, जो यह विशेष अधिकारी की बात कही गई थी, यहाँ पर विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय संस्थान का गठन करेंगे। क्या करेंगे? विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय, कैसा? उच्च स्तरीय और बहुसदस्यीय, कैसा संस्थान होगा? बहुसदस्यीय संस्थान का यहां पर हम गठन करेंगे। यह बात कब कही गई? 1965 में और 1990 में कही गई और भारतीय संविधान में 65वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और यहां पर बना दिया जाता है क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। देखिए इस प्रकार से इसका अपना घटनाक्रम चल रहा है। अब होता क्या है, 1990 में बन गया हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, लेकिन फिर बाद में एक विचार आता है। वह किस प्रकार का विचार आता है? कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है, दोनों का अपना भौगोलिक क्षेत्र अलग है, दोनों की अपनी संस्कृति अलग है। ठीक है, इस प्रकार की बात आती है। तो फिर दोनों के विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है यहाँ पर 1999 में, वर्ष 1999 में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक मंत्रालय यहां पर बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पृथक मंत्रालय यहां पर बना दिया जाता है। अब इस पृथक मंत्रालय के द्वारा फिर निर्णय भी लिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, यह सही बात है कि दोनों का अपना भौगोलिक क्षेत्र भी अलग है और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनकी वह भी अलग अलग है। तो फिर दोनों के विकास को करने के लिए हमें अलग अलग रूप से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में, कब? वर्ष 2003 में हमारे भारतीय संविधान में एक और संशोधन किया जाता है। उसे हम कहते हैं 89 नंबर का अमेंडमेंट। कब? 89वां संविधान संशोधन किया जाता है और इस 89वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 338 हुआ करता था, उस आर्टिकल 338 को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एक रहेगा आर्टिकल 338 और एक बनेगा अब आर्टिकल 338 क।
क्या रहेगा, एक बनेगा आर्टिकल 338 क। ठीक है, तो यहां पर जो आर्टिकल 338 रहेगा, यहां पर चर्चा की जाएगी किसकी, अनुसूचित जाति आयोग की। और जो अनुच्छेद 338 क रहेगा, यहां पर बात कही जाएगी अनुसूचित जनजाति आयोग की। ठीक है, तो 2003 में क्या कर दिया जाता है, इन दोनों आयोगों को अब अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों आयोग अलग कर दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों आयोगों की अलग अलग संरचना को जानेंगे। तो देखिए, इसके पूरे घटनाक्रम को हमने जान लिया और हमने यह भी देख लिया कि स्टार्टिंग में जो आयोग था वह कैसा आयोग था, एक गैर संवैधानिक आयोग था। और जो 65वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तब से यह आयोग बन गया था क्या, एक संवैधानिक आयोग बन गया था। ठीक है, अब संवैधानिक आयोग बन गया, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो दोनों आयोग है, अब दोनों आयोग अलग अलग है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग आयोगों की चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि जो यहाँ पर समानता है, एक ही प्रकार की जो बात कही गई है, उन्हें हम एक साथ देख लेंगे और जो अलग इसमें होगा कुछ, उसे हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर संरचना की बात आती है तो दोनों की संरचना जो होती है लगभग सेम होती है। यहाँ पर कि अगर हम एससी आयोग या फिर एसटी आयोग दोनों की संरचना की बात करें, तो यहाँ पर होगा कौन, एक अध्यक्ष होगा। कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, फिर होगा एक उपाध्यक्ष और होंगे 3 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य। इस प्रकार से इस आयोग की संरचना यहां पर होती है। ठीक है, देखिए अगर इनकी नियुक्ति की बात आती है, तो अध्यक्ष और जो सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति यहां पर की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। फिर इनका जो कार्यकाल रहता है, वह कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। कितना इनका कार्यकाल होगा, यह निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 3 वर्ष का। कितना होता है, 3 वर्ष का यहाँ पर इनका कार्यकाल होता है। फिर दूसरी बात जो आती है कि अगर यह अपना त्यागपत्र देना चाहे, तो फिर अपना त्यागपत्र किसे देंगे, यह तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र यह सौंपेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर संरचना होती है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की। ठीक है, आसान शब्दों में हमने इसकी संरचना को जान लिया। अब हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग क्या कार्य यहाँ पर करेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य को अब हम देखेंगे, साथ ही साथ एक साथ में देखेंगे इन दोनों के कार्य को, जो सेम कार्य है। यहाँ पर जिन अलग कार्यों की बात करी जाएगी, उस कार्य को अब हम अलग से देख लेंगे फिर। ठीक है, कार्य। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार के कार्य यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा हमें यह आयोग। एक ही प्रकार के यदि हम कार्य की यहाँ पर बात करें कि दोनों आयोग के ऐसे कार्य को पहले जान लेते हैं कि जो सेम रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो कार्य रहेगा वह क्या रहेगा कि जो अनुसूचित जाति या फिर कहें अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहते हैं, उनके अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जिस प्रकार के कानून यहाँ पर बनाए गए हैं वर्तमान में, उन कानूनों की अभी क्या स्थिति है, उस स्थिति की यहाँ पर क्या करना, जांच करना। वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति की जांच करना, साथ ही साथ उन कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सिफारिश भी करना। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु क्या करना, सिफारिश करना। इस प्रकार का पहला कार्य यहां पर देखा हमने एससी और एसटी आयोग का। दूसरी बात हम करते हैं कि यहां पर क्या करेंगे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहेंगे, उनकी सामाजिक और आर्थिक रूप से, कैसे, सामाजिक या फिर कहें आर्थिक रूप से विकास हेतु
इनके सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं में अपनी भागीदारी देना, मतलब सहभागिता करेगा कौन? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। और इस प्रकार की योजनाएं बनवाएगा सरकार से कि यहाँ पर इनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। ठीक है। तीसरी बात यदि हम करते हैं कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो इन अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो शिकायत की जाती है उस शिकायत की जांच करना। क्या करना? इनकी जो शिकायत रहेगी उस शिकायत की जांच करना। फिर बात आती है कि इन अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जो भी कार्य इसने आयोग ने किया है वह जो अपनी रिपोर्ट रहेगी इस रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है। इस प्रकार के कार्य क्या करेंगे? अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों साथ में मिलकर हमको करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। फिर और क्या कार्य रहेगा? तो देखिए यहां पर अगर बात आती है राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अलग से इनको कार्य करवाना है तो वह कार्य करने का आदेश भी दे सकता है इस आयोग को। कौन देगा आदेश? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहां पर आयोग को आदेश दे सकता है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के हित के कोई अन्य कार्य करवाना चाहे तो। अब बात आती है कि क्या इस प्रकार का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो यह अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, इस अनुसूचित जनजाति आयोग को यहाँ पर अन्य कार्य सौंपे गए हैं। कैसे कार्य सौंपे गए हैं? अन्य कार्य सौंपे गए हैं। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए कि उसके अन्य कार्य क्या रहेंगे, तो देखिए इस अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहते हैं उनके विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया गया। और क्या कहा गया? कब दिया गया आदेश? तो वर्ष 2005 में। कब दिया गया? वर्ष 2005 में दिया गया। और कहा गया, क्या कहा गया? देखिए हम जानते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं मैक्सिमम हमको मिलते हैं जंगल वाले क्षेत्र में, है ना, वनों में मिलते हैं। तो राष्ट्रपति ने आदेश जारी करते हुए क्या कहा कि जो वन क्षेत्र में रहते हैं उन वन उपज जो रहती हैं उन वन उपज पर क्या करना, इनका जो स्वामित्व रहेगा, इनका जो अधिकार रहेंगे, उन अधिकारों को निर्धारित करना और उनके लिए वह क्षेत्र क्या करना, सुरक्षित करना। ठीक है, वनोपज पे इनका स्वामित्व का निर्धारण करना, मतलब इनके अधिकारों का निर्धारण करना इन वन क्षेत्रों पर, और जो भी वन उपज प्राप्त होती है उस पर भी। फिर दूसरी बात आती है कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां के जो खनिज संसाधन है, क्या है, जो खनिज संसाधन है उन पर भी इनके जो अधिकार रहते हैं उन अधिकारों को संरक्षित करना, मतलब अधिक से अधिक उन खनिज पदार्थों पर इनका अधिकार हो। इस प्रकार के उपाय यहाँ पर करने चाहिए किसको, इस अनुसूचित जनजाति आयोग को। फिर तीसरी बात यहाँ पर आती है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहते हैं ना वो एक प्रकार की कृषि करते हैं जिसे हम कहते हैं झूम कृषि। इस झूम कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि उस क्षेत्र में जहां पर ये कृषि करने वाले होते हैं वहां से सारे पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और वहां पर कृषि कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद जब वहां पर उपज कम होने लगती है तो ये उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, फिर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर उस अन्य क्षेत्र में भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती रहती है उसे हम कहते हैं क्या, झूम कृषि। क्या कहते हैं, झूम कृषि। तो इस झूम कृषि को रोकने के लिए उपाय करेगा कौन, ये अनुसूचित जनजाति आयोग। ऐसा भी आदेश किसने दिया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि यह जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं यह क्या करते हैं, अपने स्थानों को छोड़ कर विस्थापित होने लगते हैं, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
किसके द्वारा की जाएगी पुनर्वास की व्यवस्था? तो इस अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था करने की बात करता है कौन? राष्ट्रपति महोदय, और उनके द्वारा कहा जाता है कि आयोग इनकी व्यवस्था करे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी अपनी क्या शक्तियां होती हैं? ठीक है, इसकी शक्तियों को हम जानते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पीछे जो आयोग पढ़े हैं उनमें शक्तियों को देखा था, तो जांच करने के लिए उनके पास कैसी शक्तियां हुआ करती थी? सिविल न्यायालय की शक्ति हुआ करती थी। तो यही सिविल न्यायालय की शक्ति इस आयोग को भी प्राप्त होती है, और इस शक्ति का पालन करते हुए क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, अगर उसे किसी प्रकार की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है, तो उस व्यक्ति को वह समन जारी कर सकता है, या फिर उसे यहाँ हाजिर होने के लिए कह सकता है। क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है, और फिर हाजिर होने के लिए उसे कह सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर किसी प्रकार के दस्तावेजों की यहाँ पर आवश्यकता है, तो उन दस्तावेजों की अपेक्षा भी कर सकता है। ठीक है, फिर क्या कर सकता है? तो इसको शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी न्यायालय या फिर अन्य कोई कार्यालय वहां से किसी ऐसे अभिलेख की आवश्यकता है या फिर उसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता है जो कि अनुसूचित जाति आयोग या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए आवश्यक है, तो उन अभिलेख की यहां पर मांग भी कर सकता है। ठीक है, और क्या यहां पर शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, अगर किसी शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो यह शक्ति भी इस अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों को प्राप्त है। तो इस प्रकार की यहाँ पर शक्ति होती है किसके पास? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से हमें आवश्यक है। देखिए, यहां पर बात आती है कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अलावा कि हमारे भारत में वर्ष 1989 में, कब? 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति जो अधिनियम है उसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो उसकी डेट हम याद रख सकते हैं 11 सितंबर 1989 को। कब मिली थी? 11 सितंबर 1989 को। और जो अधिनियम है वह अधिनियम कब यहाँ पर लागू हुआ था भारत में? तो वह लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। कब लागू हुआ था? 30 जनवरी 1990 को यह लागू हुआ था, जो कि क्या है? 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी कही जाती है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि इस अनुसूचित जाति आयोग, पहले हम एससी आयोग की बात कर लेते हैं, फिर एसटी आयोग की बात करेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इस अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, जब से यह अलग हुआ तब की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह थे सूरजभान। कौन थे? सूरजभान। और अगर हम इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है, क्या नाम है उनका? रामशंकर कठेरिया। क्या नाम है? रामशंकर कठेरिया। फिर अगर एसटी आयोग का पूछ लिया जाए तो एसटी आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वह रहे हैं कुंवर सिंह। कौन रहे हैं? कुंवर सिंह। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है नंद कुमार साय। ठीक है, कार्यकाल तो इसका हमने जान ही लिया है, 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है,
फिर मेंस की अगर प्रश्न की बात करें तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि अनुसूचित जाति आयोग की संरचना को समझाइए, या फिर पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जाति आयोग क्या है, इसके अपने क्या कार्य हैं, या फिर पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, तो हम आराम से इनका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।